हेलो स्टूडेंट, ईडू विद सुशांत यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 10th के अर्थव्यवस्था के दूसरे पार्ट राज्य एवं राष्ट्र की आय से संबंधित सभी प्रश्नों को देखेंगे और उनको याद करने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आय से आप क्या समझते हैं? उसका उत्तर होगा, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस व्यक्ति को उसके कार्यों के बदले जो पारिश्रमिक मिलता है उसे उस व्यक्ति की आय कहते हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी गई समयावधि प्रायः 1 वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य है, उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यानी कुल मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय क्या है? राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय का आकलन निम्न फॉर्मूले द्वारा किया जाता है। इस प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, यानी राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वही प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। चौथा प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा की गई थी? यह प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछले साल एग्जाम में यह प्रश्न आया भी था। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। यानी राष्ट्रीय आय की गणना पहली बार 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। पांचवा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्थान के द्वारा या किस संस्था के द्वारा होती है? इसका उत्तर होगा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा होती है। छठा प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। इसके उत्तर को देखते हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है, जैसे आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, दोहरी गणना की संभावना और मूल्य के मापन में कठिनाई। ये सारी दिक्कतें जो है राष्ट्रीय आय की गणना में होती है। सातवां प्रश्न है, आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। गरीबी का प्रति व्यक्ति आय पर प्रभाव पड़ता है। गरीबी के कारण बचत का स्तर निम्न होता है। कम बचत के कारण पूंजी निर्माण दर कम होती है, जिससे विनियोग भी कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय पुनः निम्न स्तर पर कायम रहती है। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया? इसके उत्तर को देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने अगस्त 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था, जिसका उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना था। इस समिति ने अप्रैल 1951 में अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें सन 1848-49 के लिए देश की कुल राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ रुपये बताई गई तथा प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपये बताई गई। सन 1954 ईस्वी के बाद राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन करने के लिए सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की। यह संस्था जो है नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करती है। राष्ट्रीय आय के सृजन में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का विशेष योगदान होता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे, इसकी गणना की प्रमुख विधि कौन कौन सी है? इसके उत्तर देखते हैं। राष्ट्रीय आय का मतलब किसी देश में 1 वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय को स्पष्ट करने के लिए कुछ प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं जो है दी गई है, उसको हम लोग देखकर समझ सकते हैं। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार किसी देश की श्रम एवं पूंजी का उसके प्राकृतिक संसाधनों पर प्रयोग करने से प्रति वर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं का जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रोफेसर पिगू के शब्दों में राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज की वस्तुनिष्ठ अथवा भौतिक आय का वह भाग है
जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है और जिसकी मुद्रा के रूप में माप हो सकती है। एक अन्य प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर फिशर ने राष्ट्रीय आय की परिभाषा देते हुए कहा है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख विधियाँ। राष्ट्रीय आय की गणना अनेक प्रकार से की जाती है। पहली विधि है उत्पादन गणना विधि। क्योंकि राष्ट्र के व्यक्तियों की आय उत्पादन के माध्यम से अथवा मौद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त होती है, इसीलिए इसकी गणना जब उत्पादन के योग के द्वारा किया जाता है तो उसे उत्पादन गणना विधि कहते हैं। अगला है आय गणना विधि। जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसे आय गणना विधि कहा जाता है। तीसरा है व्यय गणना विधि। प्राप्त की गई आय व्यक्ति के अपने उपभोग के लिए व्यय के माप से किया जाता है। राष्ट्रीय आय की मापने की इस प्रक्रिया को व्यय गणना विधि कहते हैं। मूल्य योग विधि। हम देखते हैं कि उत्पादित की गई वस्तुओं का मूल्य विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रयोग से बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय की गणना को मूल्य योग विधि कहते हैं। पांचवा व्यावसायिक गणना विधि। अंत में व्यावसायिक संरचना के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। व्यावसायिक आधार पर की गई गणना को व्यावसायिक गणना विधि कहते हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट करें। प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय में अंतर निम्नलिखित है। इन अंतरों को थोड़ा देखते हैं। राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, जबकि राष्ट्रीय आय का मतलब किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में देश भर में किसी देश की अर्जित आय का कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। चौथा प्रश्न है राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए किस तरह लाभप्रद है, इसका वर्णन करना है। इसके उत्तर को देखते हैं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से राष्ट्र की स्थिति बेहतर होती है। भारतीय विकास के लिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि लाभप्रद है। जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो लोगों के लिए प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हो जाती है, जिससे लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी होती है और उनका जीवन स्तर बेहतर होता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से देश की आधारभूत संरचना मजबूत होती है। देश में बिजली, सिंचाई, शिक्षा, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने लगती है। इससे लोगों में खुशहाली आती है। लोग अपनी सुविधाओं को पूरा करने में समर्थ होते हैं। भारत आर्थिक दृष्टि से विकासशील देश है। यहाँ के लिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि देश के विकास से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के बिना देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय देश के विकास के लिए अति अनिवार्य तत्व हैं। पांचवा प्रश्न है विकास में प्रति व्यक्ति आय का या आय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। किसी भी राष्ट्र की संपन्नता एवं विपन्नता वहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय से भी जानी जाती है। यदि प्रति व्यक्ति आय निम्न होगी तो राष्ट्र विपन्न होगा अथवा गरीब होगा, जबकि प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी तो राष्ट्र जो है संपन्न होगा। प्रति व्यक्ति आय के समग्र रूप को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होने से उत्पादन की मांग में बढ़ोतरी होगी। इस मांग को पूरा करने के लिए उत्पाद का अधिकतम उत्पादन करना होगा, जिससे आर्थिक विकास की प्रक्रिया तेज होगी। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, पूंजी का विनियोग होगा एवं लोग बेहतर शिक्षा पा सकेंगे, जिसके कारण राष्ट्र आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ेगा। बिना उत्पादन को बढ़ाए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं हो सकती। फलतः उपरोक्त कथनों के अनुसार हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास में प्रति व्यक्ति आय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बढ़ते हैं आज के छठे प्रश्न की ओर। क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है? यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, क्योंकि
प्रति व्यक्ति आय संयुक्त रूप से सभी व्यक्तियों की आय के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन होने से इसका प्रभाव लोगों के जीवन पर भी पड़ता है। राष्ट्रीय आय वास्तव में देश के अंदर पूरे वर्ष भर में उत्पादित शुद्ध उत्पत्ति को कहते हैं, लेकिन उत्पत्ति में वृद्धि तभी होगी जब उत्पादन में अधिक श्रमिकों को लगाया जाएगा। इस प्रकार जैसे जैसे बेरोजगार लोगों को अधिक रोजगार मिलेगा, श्रमिकों का वेतन बढ़ेगा, उनकी आय बढ़ेगी तथा उनका जीवन स्तर पूर्व की अपेक्षा बेहतर होगा। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से व्यक्तियों का विकास संभव हो सकेगा। यदि इस प्रकार राष्ट्रीय आय के सूचकांक में वृद्धि होती है तो इससे लोगों के आर्थिक विकास में अवश्य ही वृद्धि होगी। वास्तव में संयुक्त रूप से सभी व्यक्ति की आय के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से समाज के आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को भी प्रभावित करती है। इस प्रकार हमने इस पाठ के सभी लघुतरीय और दीर्घतरीय प्रश्नों को देखा, समझा और याद करने का प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो से लाभ ले सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।